नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने कुनार नदी से पानी को नंगरहार की ओर मोड़ने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान का जल संकट और गहरा सकता है। इस कदम से खैबर पख्तूनख्वा में पानी का बहाव कम होने की आशंका है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इस परियोजना का उद्देश्य अफगानिस्तान के नंगरहार में कृषि भूमि के लिए पानी की कमी को दूर करना है, लेकिन पाकिस्तान में सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में एम्बुलेंस पहुंचने में होने वाली देरी पर चिंता व्यक्त की है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद एम्बुलेंस में देरी का मुद्दा उठने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ एमओयू करेगी। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी, लेकिन शर्त यह होगी कि दुर्घटना के 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस को घटनास्थल पर पहुंचना होगा। सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर है और दुर्घटना के घायलों को समय पर उपचार मिले, इसके लिए प्रयासरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा वर्कर्स पर $100 की भारी फीस लगाने का ऐलान किया है, जिसका असर TCS, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट जैसी भारतीय IT कंपनियों पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे वीजा डिमांड में गिरावट आएगी और कंपनियां विदेशों में काम शिफ्ट करेंगी। इस फैसले से भारतीयों पर क्या असर होगा, जानेंगे। कुमार सानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने 30 लाख रुपए के हर्जाने और उन इंटरव्यूज को हटाने की मांग की है जिनमें रीता ने उन पर अपमानजनक आरोप लगाए थे। सानू का आरोप है कि रीता के बयान उनके तलाक की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य की प्रमुख रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों में डबल टनल बनेगी, जिससे पलवल, नूह और सोनीपत से सीधी कनेक्टिविटी होगी। 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा करने की योजना है। सुरंग का 52% काम पूरा हो चुका है। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना अंतिम चरण में है। ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को उत्तर प्रदेश की स्वीकृति मिल चुकी है। अबू धाबी एक ऐसी जगह है जो खामोशी से दिल में उतर जाती है। यहां ग्लैमर, एडवेंचर, संस्कृति और आराम का खूबसूरत तालमेल है। फेक फिनाले का जोश, लूव्र अबू धाबी की कला, टीम लैब फेनोमेना का जादुई अनुभव और डेजर्ट सफारी का सुकून इसे खास बनाते हैं। यह शहर सोलो ट्रैवल करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और आरामदायक है। कानपुर के सराफा बाजार में चांदी पहली बार 2 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। एक साल में चांदी की कीमतों में 117.1% की वृद्धि हुई है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन चांदी ने इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कीमतें बढ़ सकती हैं। पंजाब सरकार राज्य में नागरिक सेवा आधारभूत ढांचे का विस्तार करने के लिए 54 नए सेवा केंद्र खोलेगी, जिससे कुल संख्या 598 हो जाएगी। मंत्री अमन अरोड़ा ने मगसीपा में समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की। सरकार का लक्ष्य है कि सभी सेवाएं समय पर उपलब्ध हों और जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। सरकार तुहाड़े द्वार कार्यक्रम और नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल भी चला रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईएएस अधिकारियों को राज्य के विकास का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अधिकारियों से आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरने का आह्वान किया। नीतीश कुमार ने राज्य के विकास के लिए समर्पण और ईमानदारी से काम करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मेहनगोवाल और आसपास के 50 गांवों के निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की है। स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह पुल कई दशकों से मरम्मत की मांग कर रहा था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संकल्प लिया था और यह परियोजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बरेली में NHAI की टीम कोहरे से निपटने के लिए तैयार है। हाईवे पर दृश्यता बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। साइन बोर्डों को चमकाने और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि सर्दियों में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 18 दिसंबर को लखनऊ में एक राज्य स्तरीय समागम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम में 75 जिलों की महिला उद्यमी भाग लेंगी, जिन्हें विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। उद्देश्य महिलाओं को सफल बिजनेस वुमन के रूप में स्थापित करना है। बाजार की समझ, फाइनेंस तक पहुंच और आधुनिक तकनीक पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार महिला उद्यमियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बना रही है। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस ने बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी सोमवार को कोलकाता में BLA के साथ मतदाता सूची संबंधित महत्वपूर्ण बैठक करेंगी। इस बैठक में BLA की भूमिका और सक्रियता पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने RG कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या के मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उच्च न्यायालय को कागजात भेजने का निर्देश दिया। पिछले साल 9 अगस्त को प्रशिक्षु चिकित्सक का शव अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था। इस मामले में नागरिक स्वयंसेवक संजय राय को गिरफ्तार किया गया था, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गुजरात के अहमदाबाद में 7 स्कूलों और कलोल के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और बम स्क्वाड की टीम ने जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद के जेबर स्कूल, जायडस स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल और DAV इंटरनेशनल स्कूल को धमकी भरा मेल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत ने सुरक्षा मजबूत करने और घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से पाकिस्तान भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 93% लंबाई और बांग्लादेश भारत सीमा की लगभग 79% लंबाई की सीमा पर बाड़ लगा दी है। सरकार ने कहा है कि सीमा पर बाड़ लगा दी के साथ बना रहे हैं। घुसपैठ को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने की उसकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सीरिया और माली समेत 39 देशों के लिए ट्रैवल बैन बढ़ा दिया है। इस निर्णय के साथ अमेरिका ने कुछ विशेष देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखा है। यात्रा प्रतिबंधों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म दिया है। प्रभावित देशों की पूरी सूची जारी कर दी गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद का अल अदल चौक, जो कभी सार्वजनिक फांसी के लिए कुख्यात था, अब एक आधुनिक केंद्र बन गया है। सऊदी अरब ने अपनी क्रूर छवि को बदलने के लिए फांसी को बंद दरवाजों के पीछे कर दिया है। अब इस चौक में फव्वारे हैं और कैफे लोगों से भरे रहते हैं। हालांकि इस साल सऊदी अरब ने 340 लोगों को मौत की सजा दी है, लेकिन अब यह जेलों की चारदीवारी के पीछे होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद में वंदे मातरम और इथियोपिया के राष्ट्रगान का उल्लेख किया, जिसमें भूमि को मां के रूप में संदर्भित किया गया है। उन्होंने भारत और इथियोपिया के बीच सांस्कृतिक समानताएं बताईं और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की बात कही। चक्रधरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई और केक की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एक्सपायरी डेट वाली सामग्री जब्त की गई और दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। विभाग ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। झारखंड के चतरा में एक व्यवसायी सह लोजपा नेता को दुबई से प्रिंस खान के नाम से कॉल आया, जिसमें 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और व्यवसायी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि
मनरेगा के तहत हरियाणा में वर्ष 2022 से 2025 तक 8,193 श्रमिक परिवारों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले कागजों पर श्रमिक दिखाकर भुगतान किया जाता था, लेकिन अब जियो टैगिंग प्रणाली को अपनाकर सीधे श्रमिकों को खाते में रकम डाली जा रही है। भारतीय सेना ने विजय दिवस पर स्पेशल ट्रेन के जरिए टैंक, तोपखाने और इंजीनियरिंग उपकरण जम्मू से कश्मीर घाटी के अनंतनाग तक पहुंचाए। यह कदम सीमाओं की रक्षा के लिए त्वरित तैनाती का बड़ा उदाहरण है। अब सेना के भारी तोपों, टैंकों व वाहनों को रेलगाड़ी से कश्मीर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।